एक और धमाकेदार आईपीओ आ गया है एंड दैट इज बीकाजी। लगभग 7,000 करोड़ की कंपनी है। बाय द वे बीकाजी का मैं आपको बता दूं, ये हल्दीराम की ही एक ब्रांच है। यस, लगभग 1930-40 की रेंज में हल्दीराम जी ने जब ये पूरा नमकीन और ये सारी चीज़ों का बिजनेस शुरू किया था, तो धीरे धीरे तो ये बढ़ता ही गया। बट ऑल ओवर इंडिया में जब ये फैला, बाद में उन्होंने अपने 4 बेटों में इसको अलग अलग बांट दिया, है ना। किसी को दिल्ली मिला, किसी को सेंटर मिला, ईस्ट वेस्ट अलग अलग सबको मिला। तो उसमें से एक बेटे थे जिनको राजस्थान का मिला और उन्हें लगा यार राजस्थान में तो उतना बिजनेस है ही नहीं, ज़्यादा दिल्ली और ये सारी इलाकों में है। लेकिन अब वो ये बिजनेस ऑल ओवर इंडिया तो लेकर के जा नहीं सकते थे, क्योंकि क्लॉज के हिसाब से फिर वो गलत हो जाएगा ना। हल्दीराम की सेम ब्रांच, 2 भाई लोग बगल बगल में बैठे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक ब्रांच बनाना शुरू किया, अपनी खुद की एक ब्रांड, नॉट ब्रांच, ब्रांड बनाया एंड दैट इज बीकाजी। तो बीकाजी हल्दीराम का ही आप एक समझ लो कि सब ब्रांच टाइप आप उसको मान सकते हो। लेकिन ये उन्होंने 1980 के आसपास दशक में शुरू किया और आज ये कंपनी 7,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और वेबसाइट पे भी आप यहाँ पे इनके देख सकते हो, अमित जी इनका ऐड करते हैं। देखो, अमित जी लव्स बीकाजी, मतलब ऑल ओवर इंडिया को ये बता रहे हैं कि अमिताभ बच्चन इसको पसंद करते हैं। फ्री डिलीवरी अक्रॉस इंडिया, तो ये मतलब एग्रेसिव हैं, आगे एक्सपांशन करना चाहते हैं। वो क्लियरली दिख रहा है ना, इनको शांति से बैठना ही होता तो हल्दीराम वाला पार्ट लेकर के बैठे रहते, बट इनको कुछ करना था, उसमें ये आगे बढ़ रहे हैं और सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है। आज इनके जो काफ़ी सारे फेमस प्रोडक्ट्स हैं, आपने तो बहुत सारे यूज़ भी किए होंगे, खास करके नमकीन तो डेफिनेटली यूज़ की होगी। लेकिन गुलाब जामुन और रसगुल्ले, भाई साहब ये इनके बहुत ही प्यारी एकदम स्वीट्स हैं। एंड उसके बाद भुजिया, बहुत ज़्यादा इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। अच्छा, तो बिजनेस मॉडल आपको तो ऑलरेडी पता है ही इनका। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रॉफिटेबल हैं, और हैं तो कितने, क्योंकि ये ऐसी कंपनी जिसका आम मतलब बच्चा बच्चा जानता है, इसमें मुझे कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा इनका बैलेंस शीट, आप देख सकते हो 2019, 2020, 2021। तो ये सितंबर तक का ही डेटा है, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। साल दर साल अगर आप देखोगे तो लगभग 9,000, ये नंबर्स मिलियंस में हैं, तो आप इसको मान लो 900 करोड़। 900 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के हो गया 1,700 करोड़ एंड देन 1,300 करोड़ 2021 तक आते आते, और अभी तक ये 770 करोड़ का सितंबर तक हो चुका है, यानी 6 महीने में। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1,500 करोड़ तक का आराम से आता है, 1,500 करोड़ तक का आराम से आ जाएगा। तो इस साल भी इनका अच्छा ही चल रहा है। वहीं अगर आप प्रॉफिटेबल देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा। इस कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ का हुआ करता था 2019 में, जो कि हो गया लगभग 56 करोड़ का 2020 में, और अभी लगभग 90 करोड़ का हो चुका है 2021 में, विच इज बहुत बढ़िया। प्रॉफिटेबल कंपनी है अच्छी खासी। अच्छा, जब ये प्रॉफिट दर्ज कर रही है तो पर शेयर, इस अगर इन सारे प्रॉफिट्स को शेयर वाइज देखें कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उसको कहते हैं ईपीएस। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएस जो बन रहा है इनका, वो लगभग 3.71 का बन रहा है 2021 के हिसाब से, और अभी के हिसाब से 1.71 बन रहा है। तो एक शेयर यानी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मान लो आप इस कंपनी के मालिक होते तो आपका कुछ शेयर होते आपके पास, तो आपको एक शेयर अगर आप इसका होल्ड करके बैठे होते तो साल के अंत में आपको 3 रुपया 70 पैसा तो मिल ही जाता। मान लो ये सारा प्रॉफिट अगर बांट देते अपने सारे शेयर होल्डर्स में, तो 3 रुपया 70 पैसा मिलता। लेकिन अब ये 3 रुपया 70 पैसा कमाने के लिए आपसे ये कितना पैसा डिमांड कर रहे हैं, एक शेयर का प्राइस क्या ले रहे हैं कि भाई एक शेयर आपको कितने पैसे में मिलेगा। तो वहां पे तो आप यहां पे देख सकते हो लगभग 300 रुपया पर शेयर ये हिसाब लगा रहे हैं कि हम भाई पर शेयर 300 रुपया लेंगे। अब 300 रुपया लेंगे और एक शेयर पे 3.71 रुपए की कमाई हो रही है, यानी कि अगर इसको डिवाइड करके देखोगे तो लगभग 88 या 90 के आसपास का पी बनता है। यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 88 महंगा है, महंगा है, महंगा है। क्यों महंगा है वो भी देख लेते हैं कि इसी के साथ जो बाकी प्लेयर्स लिस्टेड हैं वो क्या पी डिमांड कर रहे हैं, है ना। एग्जैक्ट पीयर टू पीयर एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, क्योंकि बाकी लोग बिस्किट वगैरह भी बनाते हैं, बट देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे पी देखो, एक इसका है 60, किसका, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का 60 है, DFMM फूड का यहाँ पे तो नहीं है, इसका 80 है भाई साहब, नेस्ले का 80 है, और प्रताप स्नैक्स तो हवे में है भाई 300 है। ये तो नीचे आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नीचे आएगा ये, ठीक है। तो भाई साहब उस हिसाब से अब नेस्ले जैसी कंपनी अगर 80 का डिमांड करे, जो कि इतना सालों से लिस्टेड है और अपने आप को प्रूफ किया हुआ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है 90 का पी भाई जो ये डिमांड कर रहे हैं ना, महंगा है। तो वो एक चीज़ अब आपको मालूम पड़ गई। अच्छा, ये जो इनका बिजनेस हो रहा है, जैसे जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से भी अगर आप फोकस करोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो भुजिया और नमकीन है
उससे ही लगभग लगभग 65% रेवेन्यू आ जाता है। तो मतलब भुजिया और नमकीन इनके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जो स्वीट्स, जो पैकेज स्वीट्स हैं वो लगभग 12% है, पापड़ से लगभग 7.5%, एंड वेस्टर्न स्नैक्स से 4%, एंड अदर स्नैक्स से भी लगभग 2 से 3%, 4% के आसपास वो भी है। तो ये प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इनको नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ कहाँ से मिलेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अभी इनको ग्रोथ क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो एक फॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी थी कि ना, जो ऐसी कहीं पे भी कोई पापड़ बना रहा है, बेच रहा है, जो छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे उनमें कोई ब्रांड नहीं हुआ करती थी, वो फॉर्मलाइज हो रहा है ना। ये फॉर्मल पैकेज्ड फूड जो है ब्रांडेड लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसी से इनका पूरा सेक्टर पे धीरे धीरे इनका बढ़ाव बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ब्रांडेड, पहले सोचो ना, हम पानी पी लिया करते थे स्टेशन पे उतर के, अब तो हमें बॉटल्ड पानी, वो बिस्लेरी चाहिए ना, तो पानी तो पहले भी था बट अब बिस्लेरी में हमें चाहिए, तो वो एक ब्रांड हो गई। उससे जो है इस तरह की कंपनियां जो है ब्रांडिंग के हिसाब से आगे बढ़ती रहती हैं। अच्छा, वो चीज़ नंबर में भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पैकेज्ड फूड मार्केट है ये लगातार ऊपर चढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आप देखो पैकेज फूड, और 9% के CAGR से ग्रो करना, विच इज़ बहुत ही बढ़िया। उसमें डेयरी जो है अच्छा खासा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, देन स्वीट एंड स्नैक है 33%, बिस्किट एंड स्नैक है लगभग 15%। अच्छा, जो जैसे मैं बता रहा था, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, आप देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ 56% है, सिर्फ नहीं बोलूँगा 56% है, एंड अनऑर्गेनाइज्ड 43% है ओवरऑल स्नैक मार्केट में। तो अभी भी 43% को कवर करना है ना, तो धीरे धीरे सब ऑर्गेनाइज्ड ही होगा, अनऑर्गेनाइज्ड मुझे नहीं लगता रहेगा। ब्रांडिंग ही आगे ऊपर आएगी, और ये हर कंट्री का यही सीन है। इसके अलावा आप देखोगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में एथनिक नमकीन एंड स्नैक्स लगभग 108 बिलियन, भाई साहब इतना रुपया, $400 बिलियन मार्केट है। सोचो इसका, नमकीन और भुजिया का, इसमें भी अगर कोई बिजनेस चालू करे तो भी एकदम धमाका कर सकता है ना। इंडिया में हर चीज़ का बिजनेस है दोस्त, करने वाला चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, 16% के CAGR से इसकी ग्रोथ हो रही है, आप सोचो। और वहीं इंडियन स्वीट मार्केट यानी मिठाइयों का मार्केट अगर आप देखोगे, हार्डली 10%, सिर्फ 10% ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड अभी भी 90% है। मतलब 90% ऐसे शॉप, दुकानों में बिना ब्रांड की मिठाइयाँ मिलती हैं। सोचो इतना बड़ा स्पेस है। अगर कोई देख रहा होगा मिठाई वाला, तो वो अगर आपकी अच्छी खासी दुकान है मिठाई की और आपको अपनी मिठाई पे भरोसा है, तो भाई साहब उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर के आओ, उस पर ब्रांड बनाओ, उसका एडवर्टाइजमेंट करो, और उसको ऑर्गेनाइज्ड वाले में लेकर के आओ। अच्छा खासा मार्केट पड़ा हुआ है कवर करने के लिए। बाद में ये क्या है, देखो ना कितने सारे कंपनी, कोई चाय बना करके ऑर्गेनाइज मार्केट में आ रहा है, कोई जो है कुछ नहीं मिला तो ऑटो रिक्शा, और उसको ऑटोमेट करके उबर और ओला बड़े बड़े बन गए। पहले भी तो थे ना टैक्सी और रिक्शा। और ये जो हम पहले चावल, तेल, चना ये सब बेचते थे, आजकल फ्लिपकार्ट वाले बेच रहे हैं। ये जो दुकान पे आटा पहले बेचा जाता था, आटा पीसने वाले अपने यहाँ चक्की वाले होते थे, आजकल आशीर्वाद आटा आ गया है। तो ऐसे ही होता है, अनऑर्गेनाइज्ड घुस जाता है ऑर्गेनाइज में, और ऑर्गेनाइज वाले ज़बरदस्त पैसा बनाते हैं, और बेचारे अनऑर्गेनाइज वाले अटक जाते हैं। तो अगर आपको लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके एरिया में, आपका कोई दुकान है, कुछ कर सकते हो, तो आपको ज़रूर एक ट्राई करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से ही इनको नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, वहीं अगर आप इनका प्रेजेंस देखोगे, नॉर्थ में अच्छा खासा प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंस है अलग अलग स्टेट में, ईस्ट में भी इनका प्रेजेंस है, वेस्ट में भी इनका प्रेजेंस है, वेस्ट में, नॉट वेस्ट में साउथ इंडिया में इनका थोड़ा कम प्रेजेंस है, विच इज़ ओके। साउथ इंडिया में स्नैक्स के लिए वो इडली सांभर और ये सब चलता है ज़्यादा। अपने यहाँ पे मिठाइयाँ, समोसे और ये सारी चीज़ें, नमकीन चीज़ सब चलती है। मतलब नॉर्थ, अपने यहाँ, मतलब मैं नॉर्थ में का हूँ इसलिए ये कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ से तो क्लियर कट इनको दिख रहा है ग्रोथ का नया सेगमेंट। तो अब आपको बिजनेस मॉडल, इनका प्रेजेंस, ग्रोथ और वैल्यूएशन वाइज भी आपको मालूम पड़ेगा कि भाई 90 के पी मतलब महंगा है। अब वो पी ना अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग दिखाएगा। कोई इस साल के हिसाब से 1.71 जो इन्होंने EPS दिया उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है, कोई पुराने से करता है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, बट दोनों के हिसाब से थोड़ा महंगा ज़रूर जाता है। अच्छा, आप कुछ IPO की डिटेल्स देख लेते हैं। तो IPO जो है 3 तारीख यानी आज के दिन में ही ओपन हो चुका है। 2 दिन बाद ये बंद हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट 11 को होगा, नहीं लगा तो 14 को रिफंड हो जाएगा। लिस्टिंग डेट 16 नवंबर को इसकी हो जाएगी। 300 रुपये का एक शेयर प्राइस है, 50 शेयर्स का लॉट है, और ये उठा रहे हैं लगभग 900 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा पैसा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फाउंडर के पास जाने वाला है। फाउंडर मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास, जो पुराने इन्वेस्टर हैं उसमें से काफ़ी लोग एग्जिट ले रहे हैं। तो एक बार GMP भी देख लेते। देखो कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है थोड़ा सा P वाइज महंगा आ रहा है। तो और वो भी हमने देख लिया कि FMCG सेगमेंट में ऑलमोस्ट सब लोग 80-80, 60-60 का P लेकर के बैठे हैं। तो ये सेक्टर ही महंगा है। बट अब क्वेश्चन ये है कि अभी मार्केट इसको प्रीमियम क्या दे रहा है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो जीएमपी चल रहा है 75 रुपये का चल रहा है, यानी 300 रुपये का अगर शेयर प्राइस है और 75 रुपये का जीएमपी चल रहा है, यानी कि लगभग 30% के आसपास चल रहा है। 30% भी नहीं बोलूँगा, 26-25% के आसपास एक्चुअली चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, बट लिस्टिंग होने के बाद आप तुरंत सेल कर सकते हो, मेरे हिसाब से सेल कर सकते हो और थोड़ा वेट कर सकते हो। जब थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तब आप इसको फिर से लॉन्ग टर्म के लिए भी आराम से इन्वेस्ट करके रख सकते हो। ये मेरा व्यू है। क्या मैं अप्लाई करने वाला हूँ? यस, मैं अप्लाई करने वाला हूँ। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं लिस्टिंग गेन के लिए ही जाऊँगा, मैं तुरंत इसको बेच दूंगा। अगर ये मुझे अगर लग गया तो, वैसे भी लगना थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं, बट लग गया तो मैं इसको तुरंत सेल भी कर दूंगा। बट इसको मैं लिस्ट में ज़रूर रखूंगा। अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑन बीकाजी। इसके अलावा एक और आईपीओ आया है एंड दैट इज़ मेदांता। वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यानी। बाय द वे, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, सिर्फ लिस्टिंग गेन वगैरह हमें नहीं देखना होता, हमें ये भी देखना होता है कि ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उस सेक्टर की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन DRHP में होती हैं। सो मिलते हैं उस वाले वीडियो में। बाय।